एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उपन्यास में आगे बढ़ते हैं और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ, है ना। 4-5 पेज होगा इसमें, तो फटाफट मैं कवर करा देती हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी करा दीजिए, क्योंकि उपन्यास बहुत ज़्यादा है और आपके ट्रिक से याद हो जाता है तो ठीक है। अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना कि मेरी ट्रिक कहीं यूज़ हो पा रही है। तो एक ऐसे ही मैं एक दूसरे को जोड़ देती थी। कहने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं, कोई एक कहानी बहुत अच्छी बनाने की ज़रूरत है। आपको भी जैसे इससे भी अगर बेहतर आपको आता है तो बस एक दूसरे से रचनाओं को जोड़ दीजिए, साथ में लेखक को भी लेके चलिए। और क्योंकि ऐसे जब भी एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे तभी याद होगा, नहीं तो वैसे सब कुछ भूल जाएगा। और ये हमारी जो है सहायक पुस्तक है, सरस्वती पांडे की किताब है। इसमें इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हुई हैं, आप लोग भी जानते होंगे, सबके पास ये किताब होती है। तो इससे रचनाओं को तो मैंने इसी से याद किया था। इसके अलावा कहीं एक्स्ट्रा आपको दिख जाता है या आपकी कोचिंग में अगर कहीं आप पढ़ते हैं या कहीं और आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं तो उसके अलावा और भी पढ़ने की आवश्यकता है। ये सहायक पुस्तक है। हाँ, इसमें रचनाएं जो हैं कोई भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जितनी भी हैं सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा था। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट देख के नहीं पढ़ा था कि कौन से कवि या लेखक इंपॉर्टेंट हैं। और यही इसी का मतलब ये था, यही वजह थी कि ऐसे ऐसे कुछ आ गए थे, नाम आ गए थे जिनको नहीं कोई सुना था और इम्पॉर्टेंट नहीं थे। गौड़ कवि कहा जाए या गौड़ लेखक कहा जाए जिनको नहीं कोई पढ़ता है, तो आ गया था एग्जाम में, तो उसको मैंने सॉल्व कर लिया था। तो इसलिए आपको भी कोई भी चीज़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जितना कोर्स में है, जितना सिलेबस है उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे फरीश्वरनाथ रेणु का, ठीक है ना। फरीश्वरनाथ रेणु इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फरीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है, इंपॉर्टेंट है इनका, खास करके मैला आंचल जरूर इसके बारे में पूछता है। तो आप लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सारे का डिटेल जानना पड़ेगा, सारी जो रचनाएं होती हैं, तो सारे का नहीं इसमें देखिए सामने सामने दिया हुआ है वन लाइनर, ठीक है। उसको पढ़ते जाएंगे कई बार रिवीजन। आप कहेंगे कि भूल जाएगा, तो सही बात है भूल जाएगा, लेकिन इतनी बार आप रिवीजन करिए ना कि वो याद हो जाएगा आपको एक टाइम में कि इसके अंदर क्या कहा गया है। थोड़ा सा समझ के पढ़ने की जरूरत है। और जैसे जैसे मैला आंचल है, इस टाइप का मान लीजिए और भी है, तो उसको विषय में आपको जानने की ज़रूरत है। उसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए, नेट पे मैला आंचल डालेंगे तो उसका पूरा आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए। या तो आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत सारे अच्छे टीचर पढ़ाते भी हैं, तो सुन लीजिए आप, 10-15 मिनट का रहेगा, सुन लीजिए कि उसके मतलब अंदर कहा क्या है, क्या चीज़ उसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जान लीजिए आप। तो मैला आंचल पहला ही है इनका। तो पहले हम देखेंगे, इस तरह से देखेंगे कि क्या क्या है इनका, ठीक है। तो देखिए फरीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, पढ़ती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, इतनी रचनाएं हैं। अब इसको हम एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो फरीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि मैला आंचल जो है वो पढ़ती परिकथा है, ठीक है। मैला आंचल जो है वो पढ़ती परिकथा है, ये कौन कहता है? फरीश्वरनाथ रेणु कहते हैं। और दीर्घ तपा जो है, दीर्घ तपा नाम का कोई आदमी है, ठीक है। दीर्घ तपा नाम का कोई आदमी है, वो जुलूस निकालता है। और तो ये रेणु पूछते हैं कितने चौराहे पे जाओगे। जुलूस जब निकलता है तो आप देखते होंगे कि चौराहे चौराहे पे जाते हैं ना लोग जुलूस लेके, तो रेणु पूछते हैं कि कितने चौराहे पे जाओगे। पलटू बाबू रोड पे निकलो, है ना। पलटू बाबू रोड से जाना है, ऐसा मतलब कह रहे हैं कि मतलब कितने चौराहे पे जाओगे, पलटू बाबू रोड से निकलो और राम रतन राय को भी साथ में ले लो, ठीक है। राम रतन राय कोई और भी आदमी है तो उसको भी साथ में ले लो, ऐसा कल्पना करेंगे। और जब भी देखिए आप कोई भी रचना जब पढ़ते हैं तो आपके सामने वो पिक्चर थोड़ा सा ऐसा ठहर के मतलब एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत है। ठहर जाइए। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मैला आंचल, तो आपके दिमाग में तुरंत एक आंचल, जैसे साड़ी का आंचल होता है ना, पल्लू होता है, तो आंचल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैला वो गंदा है, मतलब जैसा भी है वो, भले इसके अंदर कुछ और कहा गया है, लेकिन आपकी पिक्चराइज आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, मैला आंचल, ठीक है ना। और फरीश्वरनाथ रेणु का है ये, ठीक है। मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, मान लीजिए इसका कोई ट्रिक नहीं बैठ रहा है तो आप बोल देंगे कि मैला आंचल पढ़ती परिकथा है, ठीक है ना, पढ़ती परिकथा है। और दीर्घ तपा, कोई एक आदमी वो जुलूस लेके निकलता है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक सीन आ जाना चाहिए कि लोग, बहुत सारे लोग हैं, जुलूस लेके नारेबाजी करते हुए लोग निकल रहे हैं। वो कौन लेकर? दीर्घ तपा नाम का एक आदमी है, जुलूस लेके निकल रहा है। तो ये रेणु पूछते हैं कि कितने चौराहे पे जाओगे, मतलब कितने चौराहे घूमोगे। और पलटू बाबू रोड पर निकलो, मतलब एक रोड का नाम है पलटू बाबू, ठीक है। रोड पर निकलो और साथ में राम रतन राय को भी ले लो। तो आपका पिक्चर जब तक दिमाग में इमेज नहीं लेके आएंगे, चीज़ें याद नहीं होंगी। पहली बार आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसी तरह से खूब दोहराएंगे ना, तो आप लोग पूछते हैं कि कैसे आपने 3-4 बार आप कर लेती थी महीने में, तो बाद में टाइम ही नहीं लगेगा, फटाफट। जैसे अभी देखिए ये कितने समय हो गया मुझे पढ़े हुए, साल भर से ऊपर हो गया ये सारी चीज़ें मुझे याद किए हुए, लेकिन आज भी आप लोगों को जब मैं बताती हूँ तो मुझे सारी ट्रिक्स वही पुरानी याद है मुझे आज भी। कुछ मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार मैं देख लेती हूँ कि हाँ मतलब क्या है, कितना
बताना है आप लोगों को। तो इसी तरह से आप लोगों को भी याद हो जाएगा। अब देखिए मैला आंचल 54 में, अब जब इतना हम लोग का बैठ जाएगा, मतलब रिलेट कर लेंगे तो पढ़ेंगे। मैला आंचल 54 में है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। अब देखिए मैला आंचल, अब कैसे याद किया था मैंने, मेरीगंज, ठीक है ना, मैला आंचल मेरीगंज, म, ठीक है ना। तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। परती पर कथा, अब परती कथा पे देखिए पूर्णिया जिले का ही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे आपको याद हो जाएगा। मैला आंचल में मेरीगंज, ठीक है, और परती कथा भी पूर्णिया जिले का है, देखिए परानपुर, ठीक है ना, परानपुर, देखिए परानपुर। तो प से परती पर कथा, प से परानपुर गांव की कथा है, ठीक है। इस तरह से दीर्घ तपा 1963 में है भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष के कहानी है। जुलूस 65 में है पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्र है। पूर्णिया जिले से ज़्यादा संबंधित है, इनका ध्यान रखिएगा। कितने चौराहे 66 में है बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। पलटू बाबू रोड 79 में है पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। राम रतन राय 71 में अपूर्ण उपन्यास है इनका, ठीक है। तो इस तरह से इनका हो गया, इंपॉर्टेंट है रेणु, इनका ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों को एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। ये देखिए जब उस टाइम का मेरा पढ़ा हुआ है, जब भी मैं पढ़ती थी पेंसिल लेके बैठती थी और चीज़ों को मैं अंडरलाइन करके, मेन चीज़ों को मैं शब्दों को अंडरलाइन करती हुई चलती थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए, किताब भी ऐसे ही मैंने पढ़ा था, इससे ज़्यादा जल्दी याद होता है। फिर देखिए हरिचंद्र रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। ये तो लाइन है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन से आपको 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए श्रीलाल शुक्ल कहा जाता है। अब यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है, ठीक है। अब श्रीलाल शुक्ल, अब आप कल्पना पहले तो नाम पकड़िए लेखक का, श्रीलाल शुक्ल, नाम है लाल, बीच में क्या आ रहा है, लाल आ रहा है। अब लाल क्या होता है, सूरज जब सुबह सुबह उगता है तो लाल रहता है ना। तो देखिए इनकी पहली ही रचना सूनी घाटी का सूरज है। पहली रचना क्या है, सूनी घाटी का सूरज। तो जब आप लिंक बनाएंगे तो पहली रचना अगर आपको याद आ जाएगी, याद आ गई, तो आप उसके आगे का भी आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी खूब रिवीजन करने पर, ठीक है। तो श्रीलाल शुक्ल का अब क्या क्या है पहले ये देखेंगे। सूनी घाटी का सूरज और अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, ठीक है। अब देखिए श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि जो सूनी घाटी का सूरज है वो अज्ञातवास में चला गया है, ठीक है। ये कहते हैं श्रीलाल शुक्ल की सूनी घाटी का सूरज अज्ञातवास में चला गया है। कल्पना करिए कि मतलब गायब हो गया, कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद राग दरबारी जो है ना, उसकी सीमाएं टूटती हैं। राग दरबारी मतलब कोई इंसान है, उसकी सीमाएं टूटती हैं कहाँ पे, मकान में, है ना, मकान में उसकी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। अब उसका पहला पड़ाव क्या है उस आदमी का, विश्रामपुर का संत है उस आदमी का, जो ये जो है राग दरबारी है, इसकी सीमाएं टूटती है मकान में। और इसका पहला पड़ाव कहाँ होता है, इसके विश्रामपुर का संत में, ठीक है ना। विश्रामपुर आराम, मतलब नाम ही ऐसा है विश्राम, तो पड़ाव मतलब कहीं एक पड़ाव पे हम लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो इस तरह से याद कर लेंगे, दिमाग में पिक्चर आना चाहिए। अब हम लोग चीज़ों को रिलेट कर लिए। अब हम इसको देखेंगे। सूनी घाटी का सूरज 57 में है प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास 62 में एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी 68 में है शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। सीमाएं टूटती हैं 73 में अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 76 में संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामदी का चित्रण है। पहला पड़ाव 76 में है भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। विश्रामपुर का संत 98 में है राजनीति पुरुषों के पाखंड का चित्रण है, ठीक है। तो जितना रिवीजन करेंगे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, बस एक दूसरे को चीज़ों को रिलेट करने की जरूरत है। अब देखिए श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए बलभद्र ठाकुर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं बलभद्र ठाकुर। अब नाम ही इनका बलभद्र ठाकुर, ठीक है, बलभद्र ठाकुर। अब बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार, ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब देखिए इनका क्या है, बलभद्र ठाकुर कहते हैं, जब भी आप बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी रचना बोलेंगे तो साथ में लेखक का नाम बोलेंगे। बलभद्र ठाकुर कहते हैं कि मुक्तावली जो है एक लड़की है, ठीक है, वो नेपाल की बेटी है, ठीक है। बलभद्र ठाकुर कहते हैं कि मुक्तावली नेपाल की वो बेटी है जो देवताओं के देश में रहती है, ठीक है। बलभद्र ठाकुर कहते हैं कि मुक्तावली नेपाल की वो बेटी है जो देवताओं के देश में रहती है और उसके घने और बने बाल हैं, घने बाल ही तो होते हैं ना, तो उसके खूब मतलब बहुत सुंदर है वो, उसके घने बने बाल हैं और लहरों की छाती पर लहराते हैं, ऐसा लगता है कि लहरों की छाती पर लहरा रहे हैं, ऐसे बाल हैं, कल्पना करिए, ठीक है। अब देखिए
मुक्तावली 59 में है, मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। नेपाल की वो बेटी, अब नेपाल की वो बेटी जो है आपका 59 में है, नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में 60 में है, कुल्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने और बने 61 में है, लहरों की छाती 62 में, अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है। आगे देखिए शैलेश मटियानी, इनका बहुत ज़्यादा है। शैलेश मटियानी का ना बहुत, एक पेज पूरा खड़े और दूसरे पेज में भी चला जाता है, लंबा है। तो इसका भी मैंने बहुत अच्छा कहानी बनाया था और आप लोगों को याद हो जाएगा। आज तो मैं याद करा दूंगी आप लोगों को। देखिए शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं ये भी। अब डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं इनके बारे में? कहते हैं कि मटियानी मुख्यतः जो है दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं। ये कौन मानता है? गोपाल राय मानते हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की भूमिका है। ठीक है, ये गोपाल राय का मानना है ऐसा, ये कि ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब देखिए शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है। पहले ही मैंने बताया कि विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा रचना इन्होंने किया है। अब देखिए इसमें तो इंपॉर्टेंट दिया है ना इस किताब में, और भी हो सकता है इनका। अब देखिए शैलेश मटियानी कहते हैं, ठीक है, शैलेश मटियानी कहते हैं कि बोराबली से बोरी बंदर तक कबूतर खाना है। कल्पना करिए कि कोई जगह है, बोराबली से बोरीबली तक क्या है? कबूतर खाना है। ठीक है, वहाँ पर भाई बहुत कबूतर खाना है। और किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का हौलदार सुनाता है। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, जैसे नहीं पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि मतलब ऐसी औरतें होती थीं जो मतलब नाचने गाने वाली होती थी, तो नाम ऐसा नहीं लग रहा किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। तो ऐसा कल्पना कर लीजिए, उसका किस्सा कौन सुनाता है? हौलदार एक था, अरे हौलदार जो होते हैं, तो वो सुनाता है। उसके बाद कहता है कि तिरिया भली न काठ की चिट्ठी सैन, है ना। कहता है कि तिरिया भली न काठ की, मतलब तिरिया भली न काठ की चिट्ठी सैन मतलब जो चिट्ठी बांटता है, उससे ये कहता है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथी मुट्ठी में बारूद और बचुली है। चौथी मुट्ठी जो होती है, हमारी मुट्ठी होती है ना हाथ बंद करने पे, तो चौथी मुट्ठी में क्या है? बारूद और बचुली है। और मुख सरोवर के हंस, मतलब हंस हैं बहुत सारे, आप कल्पना कीजिए कि हंस हैं, और वो उनके मुख सरोवर के हंस जो हैं वो एक मुठ सरसों लेके आते हैं। मतलब सरसों, एक मुठ मतलब एक मुट्ठी सरसों, ठीक है, मतलब हरा सरसों पेड़। तो मुख सरोवर के हंस जो है एक मुठ सरसों लेके आते हैं। और फिर कोई अजनबी नहीं है भाई, कोई अजनबी नहीं है 2 बूंद जल से। भाई कौन अजनबी है? जल को तो सभी लोग जानते हैं, तो 2 बूंद जल से कोई अजनबी नहीं है। 2 दुखों का एक सुख भागे हुए लोग ही जानते हैं। 2 दुखों का एक सुख, भाई जब किसी 2 लोगों के ऊपर एक साथ दुख आता है या एक साथ सुख आता है, तो वही लोग न जानेंगे जो भागा रहता है एक साथ। मान लीजिए स्ट्रगल करने के लिए बहुत सारे लोग घर से भाग जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2 दुखों का एक सुख भागे हुए लोग ही जानते हैं। पुनर्जन्म के बाद जो जल तरंग है, कल्पना करिए कि जब किसी का पुनर्जन्म होता है तो जो जल तरंग है, मतलब जल का तरंग जो है वो क्या हो जाता है? बर्फ़ गिर चुकने के बाद पता चलती है, मतलब बर्फ़ के टाइप का हो जाता है। जो जल तरंग है वो जब बर्फ़ गिर जाती है तब पता चलता है। ठीक है, किसी का पुनर्जन्म होता है तो। अब देखिए उगते सूरज की किरण, कल्पना करिए कि सूरज उग रहा है, किरण उसकी आ रही है। उगते सूरज की किरण देखने के लिए छोटे छोटे पक्षी रामकली और सर्पगंधा के साथ जाते हैं। ठीक है, उगते सूरज मतलब कल्पना करिए सुबह का टाइम है, सूरज उग रहा है, तो उसको देखने के लिए छोटे छोटे पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, छोटे छोटे पक्षी जा रहे हैं, और साथ में रामकली और सर्पगंधा को भी लेके जा रहे हैं। मतलब ये कोई लड़कियां हैं, अप्सरा हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो वो क्या कहते हैं? जब वो जाते हैं तो कहते हैं आकाश कितना अनंत है। जब वो जाके देखते हैं तो कहते हैं आकाश कितना अनंत है। इतना तो एक मत हो गया। अब देखिए उत्तरकांड में, अब उत्तरकांड मतलब उत्तर दिशा में, आप कल्पना करिए उत्तरकांड बोलेंगे लेकिन कल्पना करेंगे उत्तर दिशा में, तो उत्तरकांड में डेरे वाले सवित्री और गोपली गफूरन जाते हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं, तो ये 3 मतलब लोग मनुष्य हैं। तो डेरे वाले सवित्री और गोपली गफूरन जाते हैं कहाँ पे? उत्तरकांड में। उसके बाद वहीं पे 52 नदियों का संगम है। उत्तरकांड में जब गए तो हिमालय पर्वत है, आप जानते ही हैं, तो ये तीनों लोग गए। कौन कौन गया? डेरे वाली गए, सवित्री गए, गोपली गफूरन, ये लोग गए उत्तरकांड में। तो वहाँ पे क्या हुआ? 52 नदियों का संगम देखे। ठीक है, और वहीं पे क्या हो रहा था? अर्धकुंभ की यात्रा हो रही थी। सब लोग अर्धकुंभ की यात्रा कर रहे थे। नदी के पास ही तो लगता है ना कुंभ, तो अर्धकुंभ की यात्रा कर रहे थे। फिर ये शैलेश मटियानी कहते हैं कि मुठभेड़ न करो नागवल्लरी, मुठभेड़ न करो नागवल्लरी। नागवल्लरी कोई समझो कि महारानी है, समझिए महारानी कोई है या कोई रानी है, योद्धा है। तो वो कहते हैं कि मुठभेड़ न करो नागवल्लरी इस माया सरोवर में, है ना, इस माया सरोवर में मुठभेड़ न करो नागवल्लरी। ये क्योंकि ये चंद औरतों का शहर है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम औरतें हैं, चंद औरतों का शहर है। तो मुठभेड़ न करो नागवल्लरी इस माया सरोवर में, क्योंकि ये चंद औरतों का शहर है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग मतलब एक दूसरे से जोड़ दिए। अब देखिए पहली बात तो
कैसे कैसे देखिए, ये दो एक है, एक कहानी बना है, एक कहानी बना है। अब ये जो है बोरी बली से बोरी बंदर तक कबूतर खाना, एक कहानी बन गया आपका। अब देखिए कि यहाँ पे दो दो करके मैंने लिया था, ठीक है, दो दो करके। तो देखिए यहाँ पे फिर किस्सा नर्मदा बहन का हौलदार सुनाता है, नहीं ये आपका 4 है इसमें। किस्सा नर्मदा बहन का हौलदार सुनाता है और तिरिया भली नकाठ की कहता है, तिरिया भली नकाठ की चिट्ठी सैन, ये 4 एक ही में। किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई का हौलदार सुनाता है और कहता है तिरिया भली नकाठ की चिट्ठी सैन, ठीक है। आप लोग भी पेंसिल से इस तरह से ब्रैकेट बना लीजिएगा, मतलब पेयर बना लीजिएगा, ग्रुप बना लीजिएगा। उसके बाद चौथी मुट्ठी में बारूद और बचूली, बचूली है 2 लिया मैंने। फिर मुख सरोवर के हंस एक मुठ सरसों लेके आते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 लिया, कोई अजनबी नहीं है 2 मुज्जल से, ठीक है। और 2 दुखों का एक सुख भागे हुए लोग ही जानते हैं, यहाँ पे 2 2 का चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए पुनर्जन्म के बाद जो है जल तरंग बर्फ की झुकने के बाद ही पता चलती है, ठीक, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे उगते सूरज की किरण देखने के लिए छोटे छोटे पंछी रामकली सर्पगंधा जाते हैं, यहाँ पे 4 को मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे और नहीं, ये जो है आपका उगते सूरज की यहाँ से आएगा, उगते सूरज की किरण छोटे छोटे पक्षी देखने जाते हैं रामकली सर्पगंधा के साथ और जाके कहते हैं कि आकाश कितना अनंत है, ठीक है, इतना हो गया। अब उत्तरकांड में ये लोग जाते हैं, देव वाले सवित्री गोपली का फूरन, ठीक है। उसके बाद देखिए 52 नदियों का संगम जो है वहाँ पर जाके देखते हैं 52 नदियों का संगम है और कुंभ की यात्रा भी हो रही है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सारा आपका यहीं पे हो जाएगा एक साथ, तो यहाँ से, ठीक है, एक साथ। उत्तरकांड में डेरे वाले जाते हैं सावित्री को लेके गोपली कपूरों के साथ जाते हैं उत्तरकांड में, वहाँ पे 52 नदियों का संगम देते हैं और अर्धकुंभ की यात्रा देखते हैं, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, इतना एक साथ ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए मुठभेड़ न करो नागवल्लरी, क्योंकि ये माया सरोवर, ये सारा एक साथ ले लीजिए। मुठभेड़ न करो नागवल्लरी माया सरोवर है, मुठभेड़ न करो नागवल्लरी इस माया सरोवर में, क्योंकि यह चंद औरतों का शहर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बना के, बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ग्रुप बना के इस तरह से याद कर लेंगे। अब इसमें पढ़ लीजिए कि बोरा बली से बोरी बंदर तक 59 में बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है। बोरा बली बोरी बंदर ये सब बम्बई का एक क्षेत्र है, ऐसा मतलब आप सोच लीजिए, ठीक है। कबूतर खाना 59 में है, बम्बई के भुलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्य वर्गीय जनों का चित्रण है। अब मध्य वर्गीय लोग का घर कैसा होता है भाई, कबूतर खाने की तरह होता है, बहुत बड़ा, तो भाई मध्यम वर्गीय है तो बेचारा किस तरह से जीता है, एक तरह से संघर्ष करता है, तो कल्पना ऐसे कर सकते हैं। किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई 60 में बम्बई की सेठानियों के अनैतिक अनाचार का चित्रण है। हौलदार 60 में है, अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है। तिरिया भली नकाठ की 61 में है, चिट्ठी सैन 61 में है, नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन है। चौथी मुट्ठी जो है 62 में है, बारूद और बचरी 62 में है, मुख सरोवर के हंस 62 में, कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजीत बफौल पर आधारित है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। और देखिए एक मुठ सरसों 62 में है, वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है। कोई अजनबी 66 में है, पहाड़ी स्त्री राम रति की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण है। 2 बूझ जल 66 में है, देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन है। 2 दुखों का एक सुख 66 में है और भागे हुए लोग भी 66 में है, धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण है। पुनर्जन्म के बाद 70 में है, जल तरंग 73 में है, स्त्री पुरुष के संबंध का चित्रण है। बर्फ गिर चुकने के बाद 75 में व्यक्ति के मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण है। उगते सूरज की किरण 76 में है, छोटे छोटे पक्षी 77 में एक प्रेम कथा है। रामकली 78 में है और सर्पगंधा 79 में पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारियों की लड़ाई का चित्रण है, ठीक है। आगे देखिए आकाश कितना अनंत है 79 में, पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा है। उत्तरकांड 80 में है, डेरे वाले 80 में, सवित्री 80 में है। गोपली गफूरन 81 में, नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन है। 52 नदियों का संगम 81 में, वैश्या जीवन के एवं उनके दलालों की त्रासद का जिंदगी का चित्रण है इसमें। और अर्धकुंभ की यात्रा 83 में है आपका। जब लाइन से याद हो जाएगा आपको रचनाएं तो सन भी इसी तरह से आप याद कर सकते हैं कि उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। मुठभेड़ भी देखिए 83 में है, सरकारी तंत्र के संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन है। नागवल्लरी 85 में है, माया सरोवर 87 में, स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। चंद औरतों का शहर 92 में है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका। अब देखिए आगे राजेंद्र अवस्थी त्रिषित, ठीक है, राजेंद्र अवस्थी त्रिषित। अब राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र पहले नाम सोचिए, राजेंद्र, राजेंद्र कौन होता है?
राजेंद्र अवस्थित त्रिषित। राजेंद्र मतलब समझिए कि राजेंद्र भाई राजा कोई है ना, राजेंद्र है कोई राजा है, बहुत बड़ा राजा है, राजा के इंद्र के समान, मतलब वो बहुत बड़ा राजा है। कल्पना कर लीजिए कि कोई एक राजा है, वो क्या करता है, राजा लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह शिकार पे निकलते हैं, टहलने निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, होता है ना जब अपने मनोरंजन के लिए ये लोग करते हैं। तो कल्पना कर लीजिए कि एक राजा है, राजेंद्र अवस्थी है, राजा है राजेंद्र, वो सूरज किरण की छाँव देखने के लिए वो निकलते हैं, वो सूरज किरण की छाँव देखने के लिए निकलते हैं। तो उनको जंगल के फूल दिखाई देते हैं वहाँ पे, ठीक है, निकलते हैं टहलने के लिए सूरज किरण की छाँव में, तो जंगल में चले जाते हैं, तो उनको जंगल में फूल दिखाई देता है। तो वहीं पे वो देखते हैं कि उतरते ज्वार की सीपियाँ हैं, सीपियाँ होते हैं सीप, तो वहीं पे देखते हैं कि उतरते ज्वार की सीपियाँ वहीं पे पड़ी हुई हैं, और उसकी जाने कितनी आँखें हैं, मतलब सीपियों की जाने कितनी आँखें हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख के। उसके बाद वहीं पर बहता हुआ पानी है ना, बहता हुआ पानी है वहीं पर, जिससे बीमार शहर हो जाता है। भाई पानी हो सकता है गंदा रहा हो, तो बहता हुआ पानी ऐसे बीमार शहर हो जाता है। उसके बाद कहते हैं राजेंद्र कि अकेली आवाज़ जो है वो मछली बाज़ार में कहाँ सुनाई देगी। मछली बाज़ार जानते हैं ना, बहुत हल्ला होता है ना, कहते हैं क्या मछली बाज़ार बना के रखा है, तो अकेली आवाज़ जो है मछली बाज़ार में कहाँ सुनाई देगी, इसलिए एक रजनीगंधा की चोरी हो गई उसी में। इतना हल्ला हो रहा था मछली बाज़ार की तरह, तो एक रजनीगंधा की चोरी हो गई। ठीक, तो ये सारा इनका है, जोड़ लिए हम लोग। अब देखिए, सूरज किरण की इच्छाओं 79 में बस्तर के गौंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है। जंगल के फूल 60 में मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरते ज्वार की सीपियाँ 68 में बम्बई महानगर के देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। जाने कितनी आँखें 69 में है बुंदेलखंड के एक गांव, ठीक है, एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है। बहता हुआ पानी 71 में एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। बीमार शहर 73 में विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन है इसमें। अकेली आवाज़ 76 में है। मछली बाजार 77 में है। रजनीगंधा 85 में है। ठीक, तो कई बार रिवीजन आप करिएगा, फटाफट याद हो जाएगा। अब देखिए रामदरस मिश्र, इनका भी थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको भी हम ग्रुप में मतलब डिवाइड कर लेंगे और याद करेंगे। पहली बात तो आप कल्पना करेंगे, इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए रामदरस मिश्र आंचलिक उपन्यासकार, इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, अब रामदरस, पहले तो आप नाम को सोचिए, रामदरस, राम के दर्शन करने के लिए, भाई रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना दर्शन हो जाएगा रामचंद्र जी का। इन लोग के दुर्लभ होते हैं दर्शन करना, भगवान है ना रामचंद्र जी, तो दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। तो अगर आप सोच लिए हैं राम का दर्शन करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कल्पना करिए। आपको पानी के प्राचीर पे गुजरना पड़ेगा, ठीक है, पानी के प्राचीर पे चलना पड़ेगा। आपको दिखेगा कि जल टूटता हुआ है। जब पानी के प्राचीर पे चलेंगे तो आपको लगेगा कि जल टूट रहा है, जल टूटता हुआ है, ठीक है। और बीच का समय में तो ऐसा लगेगा, मतलब जैसे बीच में जाएंगे, बीच का समय में ऐसा लगेगा कि सूखता हुआ तालाब है, मतलब वो सूख गया पानी, अब क्या करेंगे, सूखता हुआ तालाब है। और अब इतना तो हो गया आपका, समझिए। देखिए अब आपने ग्रुप बनाया ना, तो आपका पानी के प्राचीर से लेके सूखता हुआ तालाब तक, 4 का मतलब एक तरह से चल रहा है, ठीक है, कि मतलब पानी के प्राचीर पे आपको चलना पड़ेगा, आपको लगेगा जल टूटता हुआ है। बीच के समय में जाएंगे तो आपको लगेगा कि सूखता हुआ तालाब है। इतना हो गया 4। अब उसके बाद आपको, इसके बाद क्या होगा, अपने लोगों के साथ आपको रात का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। राम के दर्शन के लिए अपने लोगों के साथ आपको रात का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। और देखिए, अपने लोगों के साथ जो है रात का सफ़र तय करना पड़ेगा। और आपको आकाश की छत होगी। जब आप रात का सफ़र तय करेंगे तो आपको दिखेगा कि आकाश की छत होगी। तो आकाश का छत का मतलब क्या, कि मतलब आपके ऊपर छत ने मतलब मकान नहीं होगा, खुले में आपको सोना पड़ेगा। तो आकाश की छत होगी, बिना दरवाजे का मकान होगा। ये सारी कठिनाइयाँ क्यों आ रही है, राम के दर्शन करने के लिए। तो अपने लोगों के साथ रात का सफ़र करना पड़ेगा। आसमान की छत होगी और बिना दरवाजे का मकान होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक आपका ग्रुप बन गया, ठीक। तो यहाँ से आपका एक ग्रुप बन गया। अब देखिए हम देखते हैं, अब यहाँ से आगे देखेंगे, दूसरा घर आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया पूरा। अब उसके बाद जो है आपको दिखेगा बिना दरवाजे का मकान भी दिखेगा, ठीक है। अपने लोगों के साथ रात का सफ़र करना पड़ेगा और रात आकाश की छत होगी, बिना दरवाजे का मकान भी होगा, ठीक है। ये 4 आपका मतलब हो गया एक साथ। अब देखिए वहीं पे तब आपको दूसरा घर एक मिलेगा, तब आपको एक दूसरा घर मिलेगा। और थकी हुई सुबह होगी। इतना सब करने के बाद आप थक जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो थकी हुई सुबह होगी, लेकिन 20 बरस के बाद आपकी साधना सफल हो जाएगी, आपके राम के दर्शन हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से एक कहानी बन गई हमारी कि राम के दर्शन प्राप्त करने के लिए पानी के प्राचीर से गुजरना होगा, जल टूटता हुआ होगा, बीच का समय में आपको लगेगा सूखता हुआ तालाब है, अपने लोगों के साथ रात का सफ़र भी करना पड़ेगा, आकाश की छत होगी, बिना दरवाजे का मकान होगा,
ठीक है। तो लेकिन आपको फिर उस वहीं पे दूसरा घर मिल जाएगा और थकी हुई सी सुबह होगी, वहाँ पे आपको लगेगा थकी हुई सी, बड़ी थकान है, थकी हुई सी सुबह होगी, लेकिन 20 बरस के बाद आपको राम का दरस हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए, पानी की प्राचीर 61 में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी के यथार्थ चित्रण है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए प से पानी और पांडेपुरवा ऐसे मैंने याद किया था। ठीक है, जल टूटता हुआ 69 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। बीच का समय 70 में अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है। सूखता हुआ तालाब 72 में नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गाँव का चित्रण है। अपने लोग 76 में गोरखपुर के कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण है। रात का सफर 76 में नायिका रीता की ट्रेन की यात्रा का चित्रण है इसमें। आकाश की छत 79 में बाढ़ की विभीषिका के घिरे हुए मनुष्य की मानसिकता का अंकन है। बिना दरवाजे का मकान 84 में नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा का अंकन है इसमें। दूसरा घर 86 में है। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण है इसमें। अब देखिए, थकी हुई सुबह 93 में है। 93 में है एक ग्रामीण नारी की कहानी है। 20 बरस 96 में रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, अब देखिए हिमांशु श्रीवास्तव आ जाते हैं। तो इनका भी नाम पहले आप कल्पना करिए, हिमांशु श्रीवास्तव। तो हिमांशु, हिम मतलब बर्फ। मैं कल्पना कर लेती थी कि हिमांशु हिम है। हिमांशु श्रीवास्तव वहाँ गए हैं जहाँ बहुत सारा बर्फ गिरा है, एकदम सफ़ेद चादर की तरह। नहीं बर्फ होता है पहाड़ों पे, वहाँ गए हैं जहाँ सब लोग घूमने टहलने जाते हैं, शिमला उमला में। ऐसा सोच लीजिए कि एकदम सफ़ेद चादर है बर्फ़ की। तो हिमांशु हिम है ना, बर्फ़ मतलब आप कल्पना करिए कि बहुत बर्फ़ में है, वहीं पे गए हैं हिमांशु श्रीवास्तव। तो वहाँ पे जब जाते हैं हिमांशु श्रीवास्तव बर्फ़ में, तो वहाँ पे देखते हैं कि लोहे के पंख हैं। वहीं पे उनको लोहे का पंख दिखता है। ठीक है, बर्फ़ में गिरा हुआ लोहे का पंख। तो जब लोहे का पंख बर्फ़ में गिरता है तो वहाँ पे बर्फ़ जो होता है फूट जाता है। भाई लोहा है, लोहा भारी होता है, तो बर्फ़ में जब गिरता है तो वहीं पे छेद हो जाता है, फूट जाता है। तो फिर क्या होता है, अब बर्फ़ में से पानी निकलता है ना, नदी देखते हैं ना, ये पहाड़ों के बीच से नदियाँ निकलती हैं, तो नदी फिर बह चली है ना। हिमांशु श्रीवास्तव जब हिम में जाते हैं, बर्फ़ में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको लोहे का पंख मिलता है, तो वो बर्फ़ टूट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि नदी फिर बह चली। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इनको रथ से गिरी हुई बांसुरी मिलती है। वहीं पे सफ़ेद मतलब बर्फ़ की चादर है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहीं पे उनको रथ से गिरी एक बांसुरी मिल जाती है, तो उठा लेते हैं ये। उसके बाद देखते हैं कि कुहासे में जलती हुई धूप बत्ती दिखती है। बहुत कुहासा आता है वहाँ पे, तो उसमें लेकिन देखते हैं कुहासे में भी जलती हुई धूप बत्ती है। ठीक है, उसके बाद तो ये कहते हैं कि भाई रिहर्सल करो सभी लोग। ये कहते हैं कि सभी लोग रिहर्सल करो अपनी अपनी कंदील का सभी लोग रिहर्सल करो। हिमांशु श्रीवास्तव कहते हैं कि सभी लोग रिहर्सल करो अपनी अपनी कंदील का, क्योंकि पिछली रात का जो अंधेरा था उसमें मैंने भित्त चित्र की मयूरी बनाया था। ठीक है, भित्त चित्र मतलब एक पोस्टर समझिए, चित्र आ रहा है ना, चित्र, तो भित्त चित्र मतलब चित्र आ रहा है, तो आप समझिए कि पोस्टर के इमेजिन कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग अपना अपना रिहर्सल करो अपनी अपनी कंदील का, क्योंकि पिछली रात का अंधेरा में मैंने भित्त चित्र की मयूरी बनाया था और उसी पे मैंने लिखा था न खुदा न सनम। उसी पोस्टर पे इन्होंने लिख दिया था चित्र पे न खुदा न सनम। ठीक, तो इस तरह से इनका याद हो गया। अब गुलशेर खां शानी बड़े शाने हैं, नहीं बोलते हैं सब लोग बड़े शाणे हो क्या। शाणे मतलब बड़े सयाने और बड़े चालाक है ना, इस तरह से बड़े शाणे है ना, समझदार जिसको बोल सकते हैं, चालाक बोल सकते हैं, शाने बोल सकते हैं। तो गुलशेर खां शानी, ठीक है, गुलशेर खां शानी बड़े सयाने हैं। तो अब इतने सयाने हैं कि ये काला जल में भी कस्तूरी खोज लेते हैं। ठीक है, गुलशेर खां शानी इतने सयाने हैं कि काला जल मतलब ये कहीं गए हैं चट्टान उट्टान में, जहाँ पर वो समझिए पहाड़ वहाड़ है, काला जल है वहीं पे, तो उसमें भी ये कस्तूरी खोज लेते हैं, इतने शाने हैं। ठीक है, और पत्थरों में बंद आवाज़ जो है इनको सुनाई देती है। इतने शाने हैं कि पत्थरों में जो बंद आवाज़ है वो भी इनको सुनाई देती है। और वहीं पर साल बनों के द्वीप हैं, साल बन होता है साल, तो साल बनों के वहीं पर द्वीप हैं और वहीं पर उसी में नदी और सीपियाँ इनको दिखाई देती है। साल बनों के द्वीप वहीं पे हैं और नदी शिल्पी। आप कल्पना करिए ना कि आप कहीं पे गए हैं किनारे पे, समुद्र के किनारे गए हैं, तो वहीं पे काला जल है, उसमें इनको कस्तूरी मतलब दिख जाती है। और पत्थर उत्तर है तो पत्थरों की बंद आवाज़ भी इनको सुनाई देती है। वहीं पर साल बंद है ना, किनारे किनारे देखिए, मतलब ऐसे पेड़ पौधे भी समुद्र के ऐसे छोटे मोटे किनारों पर दिखते हैं। तो साल बनों के द्वीप में नदी और सीपियाँ इनको दिखती हैं। तो वहीं पर एक लड़की की डायरी गिरी हुई इनको मिलती है। वहीं पर एक लड़की की डायरी गिरी हुई मिलती है, तो उसमें लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है। उस डायरी में लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है, और लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी खेलो। ठीक है ना, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी खेलो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हो गया इनका।
इनका गुलशेर खां शानी का। तो काला जल इनका 65 में, बस्तर जिले के जगदल के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा है काला जल। ठीक है। कस्तूरी 64 में है, पत्थरों में बंद आवाज़ भी 64 में है, साल बनों के लिए 67 में, मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण है। नदी और सीपियाँ 70 में है, पुरुष मानसिकता पर आधारित है। एक लड़की की डायरी 73 में है, फूल तोड़ना मना है 80 में है, सांप और सीढ़ी 83 में है। बस्तर जिले के आदिवासी जीवन की कथा का चित्रण है। ठीक, कथा का अंकन है। ठीक है, बस्तर जिले के। तो इस तरह से देखिए आज हम लोग थोड़ा सा कवर किए हैं ज़्यादा, और इतना अगर आपको एकदम अच्छे से याद हो जाता है तो ठीक है। ठीक है, अभी इतना 5-5 पेज 10-10 पेज जितना भी हो सकता है आप एक दिन में, मतलब अच्छे से, ये नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया। आप 5 पेज मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उसका डिटेल में क्या दिया हुआ है, और अब एक बार ऐसे पढ़िए और फिर हाथ से ढक लीजिए रचनाओं को, और फिर जो आपने ट्रिक बनाया है उसको आंख बंद करके सोचिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। अगर दिक्कत आ रही है, भूल रहा है, तो फिर आप रिवाइज़ करिए। जब तक आप हाथ से ढक, जैसे बच्चे, हम तो ऐसे ही करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं कि मैं रचनाओं को फिर हाथ से ढक लेती थी और फिर सोचती थी, फिर मिलाती थी, जब बीच में अगर कुछ भी भूलता था फिर रिवाइज़ करती थी, जब तक अपने से मैं ना बोल लूँ। ठीक, तो इस तरह से करेंगे, याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।